हेलो हाय वेलकम एवरीवन। सबके सीयूईटी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मन में अब ये इच्छा रही होगी कि भाई एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है, तो भाई आपके लिए मैं यही सेशन आज लेकर आई हूँ। आपको मैं आज यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाली हूँ। उस यूनिवर्सिटी का नाम है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है जी, तो जिन लोगों को भी इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है एंड मान लीजिए कि ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी है, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है। अक्सर हमें लगता है कि भाई हमारे पास यूनिवर्सिटीज का जो पूल है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएचयू है या फिर डीयू अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन यूनिवर्सिटीज के अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार की, ठीक है, उसका भी उतना ज्यादा महत्व है जितना इन यूनिवर्सिटीज का है। और इनमें सिलेक्टेड जो भी लोग हैं वो काफी अच्छी अच्छी पोजीशन पर जाते हैं। राइट, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को भी अपना एक इंपॉर्टेंट कॉलेज जो है वो उसकी तरह सेट कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटी जो है उसकी तरह सेट कर सकते हैं जहां पर आप अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है जी, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किस किस चीजों के बारे में। आज हम लोग जानेंगे नंबर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको पता पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रीम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप जाकर आगे जो है अपना मास्टर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही इसका रहेगा आपको फी स्ट्रक्चर कितना कुछ अवेलेबल रहेगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम सारी की सारी चीजें जो है इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ अब देखेंगे कि भाई आपको तो पता है कि जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, इसके प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया था एनटीए ने, सीयूईटी पीजी का, उसका जो रिजल्ट है वो माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। क्योंकि आपके नोटिफिकेशन गजेट के अंदर में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट तौर पर लिखी गई है कि यहाँ पर आपका एनटीए ने जो मैंडेटरी सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया है, ठीक है, वही एग्जाम को हम एक प्रकार का मापदंड लेके चलेंगे, एक पैरामीटर लेके चलेंगे कि उस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो पैरामीटर है, जो भी मार्क्स उसमें आपने स्कोर किए हैं, और उन मार्क्स के बेसिस पे आपको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे भाई कि इसमें सीयूईटी पीजी जो है उसमें आपको कहां कहां पर किस डिसिप्लिन में, किस प्रोग्राम में कहां एडमिशन मिल सकता है, तो वो जानने के लिए आपको पहले इसके स्ट्रीम्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसकी स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आएगी कि इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, कौन सी डिग्रीज अवेलेबल हैं, और इसमें पर डिग्री पर स्ट्रीम जो है आपके पास में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। नंबर 1 मैं आपको पहले बता रही हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के बारे में, तो ये है आपका एमकॉम। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिख जाएगा सभी का इंडिविजुअली, और इसका इनटेक आपको रिटर्न है 45 सीट्स। ठीक है जी, उसके अलावा आपको लॉ के लिए, एलएलएम के लिए अगर आपको जाना है तो आपको बैचलर्स में एलएलबी चाहिए रहेगा, एंड इसकी सीट जो है वो लगभग 50 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जब बात करेंगे एजुकेशन के बारे में या एमएड की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ये बात है कि बीएड एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा, और इसमें 63 सीट्स जो हैं वो कुल मिलाकर अवेलेबल रहेंगी आपके लिए। साथ में हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की या एमपीएड की। ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ लगभग 40 सीट्स जितना अवेलेबल रहेगा। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, है ना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। ठीक है, उसके अलावा आपके पास में और भी दूसरी जो है स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिस्ट्री। ठीक है जी, तो आप इसके जो अपने सब्जेक्ट कोड है उससे मैच करके आप इसको बड़ी आराम से, आपको जो भी सीट पसंद है, आपको जो भी स्ट्रीम पसंद है, उसको आप चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री के अंदर में आप देख लीजिएगा कुछ 45 सीट्स अवेलेबल हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर में भी लगभग 45 सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश विच इज एमए इन इंग्लिश, उसमें भी 45 सीट्स अवेलेबल हैं। तो लगभग आपकी जो स्ट्रीम जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी कॉम्पिटिशन रहेगी वहां पर, उसका आप अंदाजा लगा
सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे भाई कि इसके अलावा और कौन सी स्ट्रीम्स आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। तो हमारे पास में सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है, ज्योग्राफी है, जिसमें ऑफ कोर्स मास्टर्स MA, राइट, मास्टर्स एंड ऑफ कोर्स मास्टर्स ऑफ साइंस दोनों अवेलेबल आपके पास में डिग्री रहेंगी। उसके अलावा मैथमेटिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है। ठीक है, एंड सबके अंदर में आप देखेंगे लगभग 45 सीट्स जितना अवेलेबल है। साथ में डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड लास्टली आजकल का बहुत ही इवॉल्विंग एक जो फील्ड आया है विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तक यहाँ पर आपको MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपको मिल जाएगा। उसके रिकमेंडेशन में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भाई जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रखी है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री हासिल कर रखी है बैचलर्स के अंदर में, साथ में उन लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की कोई डिग्री कर रखी होगी, तो उन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर स्ट्रीम, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल रहेगा फॉर मास्टर्स कोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब इसके अलावा आपने केमिस्ट्री की स्ट्रीम को देख लेना है, फिजिक्स, जियोलॉजी, राइट, इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं आपके लिए। राइट, तो पहले इसमें आप देख सकते हैं और भी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, लाइक केमिस्ट्री, लाइक फिजिक्स, लाइक जियोलॉजी, लाइक आपके पास में एनवायरमेंटल साइंसेज हैं। साथ में जिन लोगों ने BSc इन बॉटनी एंड जूलॉजी कर रखा है, माइक्रोबायोलॉजी कर रखा है, या फिर लाइफ साइंसेस के अंदर में उनने अगर बैचलर्स किया हुआ है, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट जो है ये स्ट्रीम सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, साथ में अगर किसी ने बायोटेक लिया है, राइट, बायोटेक में अगर आपने बैचलर्स किया है, ठीक है, साथ में माइक्रोबायोलॉजी लिया है, बायोकेमिस्ट्री लिया है, या फिर आपने BSc किया है सेम जूलॉजी या बॉटनी के अंदर में, तो एक बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपका ये दो स्ट्रीम वैलिड हैं तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज दिस MSc इन एनवायरमेंटल साइंसेस और MSc इन बायोटेक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आप दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सेम है फॉर BSc जूलॉजी, फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो फॉर द लाइफ साइंसेस। ठीक है, लाइफ साइंसेस खैर इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप थोड़े बहुत अपने सब्जेक्ट्स को मैच कर सकते हैं कि आपका बैचलर्स का जो मेन टॉपिक था, जो मेन आपका सब्जेक्ट था, वो किस में रह चुका है, एंड उसके बेसिस पे आप आगे अपना मास्टर्स का सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम आप देखेंगे कि लाइफ साइंसेस के अंदर में ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि भाई जिन बच्चों ने बैचलर डिग्री कर रखी है इन बॉटनी जूलॉजी, मतलब बायोलॉजिकल साइंसेस में से, जो आपके पास में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या एग्रीकल्चरल साइंस, मुझे एक कमेंट दिखा था कि भाई एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में आप बताइए, तो अगर आपने ये पर्टिकुलर डिग्री भी कर रखी है बैचलर्स में तो भी आप एलिजिबल हैं। तो कृपया करके अपनी डिग्री और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से पढ़ें, आप किसके लिए एलिजिबल हैं वो आप उससे मैच करें एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्ट्रीम के ऊपर अपना एक सर्कल बना के उसे फोकस बना के रखें, ताकि आपको एप्लीकेशन करते टाइम, एप्लीकेशन फाइल करते टाइम आसानी रहे। ठीक है, चलिए इनटेक आपने देख लिया है, सबका अलग अलग रहेगा। यहाँ पर आप 35 देख सकते हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बाकी जैसे कि लाइफ साइंसेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है उसके लिए 45 सीट्स अवेलेबल रहेंगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास में और कुछ स्ट्रीम्स रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दिखेगा, एक तो आपके पास फार्मास्यूटिक्स है, दूसरा आपके पास में है फार्मेकोलॉजी एंड तीसरा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये तीनों ही फील्ड्स के अंदर में आपको ध्यान रखना है कि बैचलर्स जो डिग्री है वो उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर नोट कर दूं, काफी लोगों को शायद नहीं पता होगी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए आपका जो बैचलर डिग्री है वो एनी डिसिप्लिन में वैलिड रहता है विद 55% ऑफ द मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, राइट, एंड 50% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। ठीक है, तो अगर किसी को बीलिब या लाइफ साइंसेज में इंटरेस्ट हो और उन्हें जाना हो फॉर दी MSc इंटीग्रेटेड, बीलिब एंड एमलिब इंटीग्रेटेड कोर्सेज, तो वो इसके थ्रू आगे जा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमने अगर ये इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें दिख रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर फार्मास्यूटिक्स एंड फॉर फार्माकोलॉजी। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जाएंगे तो हमारे पास में और क्या क्या अवेलेबल है कि आपके मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको मैं डिफाइन करके बताऊं, तो देखिए भाई हमारे पास में जो फीस स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर हमने सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात कर ली, तो इसमें आपको जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से डिफाइंड रहेगा। आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि आपकी एडमिशन फ़ी, एनरोलमेंट फ़ी, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, ठीक है, उसमें कितना कुछ आपका खर्चा आने वाला है। तो इसमें आपको रिफंड कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना आपका जो अमाउंट है वो आपको डिपॉजिट ही करना पड़ेगा, वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे सेमेस्टर फ़ी की अगर आप बात करेंगे तो सेमेस्टर फ़ी जो है, सेमेस्टर 1 की फ़ी इसमें 8,800 है फॉर कॉमर्स, सेमेस्टर 2 की फ़ी 5,000 रुपए है, सेमेस्टर 3 की फ़ी 5,000 रुपए है, सेमेस्टर 4 की 5,000 है, फिर 5,000, 5,000, 6,000 है आपकी सेमेस्टर 7 की फ़ी, सेमेस्टर 8 की फ़ी 6,000 है और एंड तक की 6,000 रहती है। तो आपको अब अपनी फ़ी स्ट्रक्चर देखना हो तो आप इसको आराम से खोलकर, अपना पीडीएफ खोलकर इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे भाई कि आपकी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का भी फी इस तरीके से एनरोलमेंट जो है वो आप देख सकते हैं, सबके अंदर में यही क्राइटेरिया रहेगा, मोटा मोटा इसमें और कोई डिफरेंस तो नहीं आने वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक जो डी फार्म वगैरह करते हैं उनके अंदर में ये अलग फी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर। अब इसके अंदर में आपने जो है वो क्या क्या देख लिया, हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिए हैं आज। हमने देख लिया है अबाउट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, हमने हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो है वो चेक कर लिए हैं। ठीक है, आपको देखना है कि मोस्टली आप जून तक अप्लाई कर दें। इसके अंदर में वेबसाइट के ऊपर जाके आपको एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप अपना जो डिटेल्स हैं, आपका CUET PG का स्कोर जो है वहां पर आप सबमिट कर सकते हैं, ऑफिशियल स्कोर वगैरह। ठीक है जी, एंड आपके जो डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे उसके अंदर में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ID हो गया, एक वैलिड ID चाहिए रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल पर्पस के जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो एकदम आपके पास पक्के होने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको फीस रेडी रखनी है अपनी। ठीक है, जो भी इसकी फीस रहेगी दैट यू हैव टू पे। ठीक है जी, तो आपने आज जो है हमने पढ़ लिया अबाउट, हमने समझ लिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे, किस तरीके से आप उसे अप्रोच कर सकते हैं एंड किस तरीके से एडमिशन आगे डिफाइन रहेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कोई यूनिवर्सिटी के बारे में जानना हो तो आप प्लीज कमेंट करके उस यूनिवर्सिटी का नाम हमें लिखिए। हम नेक्स्ट टॉपिक में उस यूनिवर्सिटी को इंट्रोड्यूस जरूर कराएंगे। थैंक यू सो मच।